अभी तक जो जंग थी वो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान थी। पिछले दिनों में ये जंग फैल करके लेबनान पहुंच गई है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद अब ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। पिछले दिनों इसराइल ने बड़े भारी हमले किए लेबनान के ऊपर। हसन नसरुल्लाह के अलावा कई और हिजबुल्लाह के बड़े लीडर मारे गए हैं इन हमलों में। आज के दिन भी इसराइल की तरफ से बैरूत के उन इलाकों पर जो हिजबुल्लाह का गढ़ माने जाते हैं भारी हमले हुए और बड़ी ज़ोरदार आवाज़ें धमाकों की वहाँ सुनाई दी हैं। अब जो मौत का मामला है, मरने की जो खबर है, एक रिपोर्ट हम आपको पढ़ के सुनाते हैं वो, और ये फ्रांसीसी अखबार की रिपोर्ट है। हसन नसरुल्लाह की मौत पर उसने क्या लिखा है वो सुन लें आप ज़रा। इसराइल ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह को कैसे निशाना बनाया। ईरानी जासूस ने इसराइल को पक्की खबर पहुंचाई कि ईरान के अल कुद्स ब्रिगेड के डिप्टी जनरल अब्बास हसन नसरुल्लाह के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में पहुंच रहे हैं। यह बैठक हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर हुसैन सरवर की शहादत और भविष्य की कार्य योजनाओं को लेकर बुलाई गई थी। बैठक 30 मीटर भूमिगत एक सुरक्षित बंकर में बुलाई गई थी, जिसमें हसन नसरुल्लाह समेत कम से कम 12 वरिष्ठ अधिकारी और कमांडर मौजूद थे। इसराइल को जैसे ही सूचना मिली कि हसन नसरुल्लाह महफिल में पहुंच गए हैं, इसराइल ने पहले से तैयारशुदा युद्धपोत भेज करके या हवाई प्लेन भेज करके हमले कर दिए। अहम बात यह है कि लेबनान, सीरिया, यमन, इराक, गाज़ा, इनके चप्पे चप्पे पर मोसाद और अमेरिका के एजेंट्स फैले हुए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के मुल्कों के जासूस हैं वो गल्फ़ में, पर्शियन गल्फ़ में, अरब के दूसरे मुल्कों में, वो वहाँ मुस्तकिल चौकसी रखते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। इनमें डबल एजेंट भी होते हैं। पूरा निज़ाम मुल्कों का जंगें ख़ास तौर से वो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, उन पर चला करता है। ज़ायनिस्ट के पास एडवांटेज है इसमें, इसराइल के पास। वो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी रखते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं बाज़ारों में, जो जासूसी करने के काम आते हैं। पेगासस का नाम सुना होगा, और दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं। इसराइल की एजेंसियां सैटेलाइट जो अमेरिका वगैरह के, उनकी भी मदद लेती हैं जासूसी करने के लिए। साथ ही मैनुअल इंसानों से जासूसी करवाने के लिए वो लोगों को काफ़ी पैसा देते हैं और जासूस बना लेते हैं। ईरान के अंदर इसराइल का बड़ा नेटवर्क है, और सारे लोगों को ये उम्मीद थी कि इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद ईरान इसराइल पर बड़े हमले करेगा। बड़ी खबरें हम भारत के मीडिया में भी देख रहे थे, वर्ल्ड मीडिया में भी इसी तरह की रिपोर्ट थी। लेकिन हमने अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि नहीं होंगे हमले।
एक तो इंटरनेशनल चीज़ें होती हैं वो देखना होती हैं, साथ ही ईरान की अपनी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी समझना ज़रूरी है। ईरान ने गलती हुई ईरान से। इब्राहिम रईसी की मौत हो उन्होंने छिपाया ये कह करके कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। वो इसराइल और अमेरिका का एक साझा कार्यक्रम था जिसमें ईरान के एजेंट्स भी शामिल थे। बाद में फिर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं हुआ ईरान की तरफ से, और ईरान ने उसको दबाने की कोशिश की ताकि बदनामी ना हो, हेलीकॉप्टर क्रैश कह करके बात को टाला, तो इनको मौका मिला, फिर इन्होंने इस्माइल हनिया को कत्ल कर दिया तेहरान के अंदर। एक वाक़या है, तारीख़ी वाक़या है ये, वो सुनाता हूँ आपको। मोहम्मद बिन कासिम ये 17 साल की उम्र में भारत आते हैं। हिजाज उनके चाचा, वो अरब की हुकूमत के प्रधानमंत्री थे, बड़ी ताकतवर शख्सियत थे हिजाज। तो उन्होंने अपने भतीजे को सिंध भेजा। राजा दाहिर से कुछ मामला हो गए थे उन दिनों, तो एक अलग पर्सपेक्टिव है। वो यहाँ आते हैं और बहुत सारी कामयाबी हासिल करते हैं, जीतते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के पास एक मरतबा एक पंडित जी आते हैं और तन्हाई में बात करते हैं। पंडित जी मोहम्मद बिन कासिम को बताते हैं कि आप मेरे साथ एक जगह चलें, वहाँ बहुत दौलत है, बेशुमार दौलत है, लेकिन ये बात मेरे और आपके बीच में रहेगी, किसी और को इसकी जानकारी ना हो कि आप मेरे साथ जा रहे हैं, किसी को भी नहीं बताएंगे आप। ये शर्त थी उसमें। मोहम्मद बिन कासिम उनके साथ में चल देते हैं रात के अंधेरे में, और वो एक जंगल में पहुंचते हैं। अंधेरा तो अंधेरा ही होता है, जंगल पहुंच जाते हैं। जंगल में और घना अंधेरा हो जाता है। फिर वो किसी सुरंग से ज़मीन के नीचे उतरते हैं और सीढ़ियाँ वहाँ थी मौजूद। सुरंग से होते हुए सीढ़ियों में उससे नीचे उतरते हैं। हाथ में तलवार मोहम्मद बिन कासिम के, वो अंधेरा। कुछ दूरी पर कुछ तलवारें जैसी खनखनाने की आवाज़ आई अचानक। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा कि शायद इस पंडित ने धोखा कर दिया। वो अपने हाथ में मशाल को लोग बढ़ाते हैं, उसको आगे लेके पहुंचते हैं, आगे बढ़ते हैं। नीचे की तरफ जब उतर के आते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम का जो उनका हिफाजती दस्ता था वो मौजूद था वहाँ, और जो इंटेलिजेंस के चीफ थे वो मौजूद थे वहाँ पर। शाबान शकाफ़ी उनका नाम था। किसी को पता नहीं था, दो लोगों के अलावा, कि ये दो कहाँ जा रहे हैं। इस तरह की इंटेलिजेंस जब होती है तो उसमें कामयाबियाँ मिलती हैं। ईरान के अंदर जो इस वक्त पिछले कुछ दिनों से या वक्त से चीज़ें हो रही हैं, इब्राहिम रईसी के जिंदा रहते वक्त तक चीज़ें ठीक थी। जासूसी तब भी हो रही थी वहाँ, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक थी। उनके मारे जाने के बाद
जो कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट में, बहुत जल्दी जल्दी हिजबुल्लाह के एक के बाद एक तमाम टॉप लीडर्स लेबनान में मारे गए। ये ईरान की नाकामी है, ईरान की इंटेलिजेंस की नाकामी है। और ईरान के अंदर जो इंटेलिजेंस एजेंट मौजूद हैं अमेरिका इसराइल के, ये उनकी कामयाबी है। हिजबुल्लाह एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया की सबसे ताकतवर सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आर्म्ड फोर्सेस में। हथियारबंद जो ग्रुप्स हैं, किसी एक कमांडर के मरने से, किसी लीडर के न रहने से इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। ऑलरेडी उनके पास बहुत आगे तक की लीडरशिप पहले से ही तय होती है, कौन किसके बाद कमान संभालेगा। लेकिन यहाँ जो पूरा तंत्र नाकाम हुआ है, ये बड़ा धचका लगा है ईरान को। नसरुल्लाह की मौत से ईरान को बहुत बड़ा धचका लगा है। हिजबुल्लाह को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हमास को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ईरान कंट्री है, फ़र्क ईरान को पड़ने वाला है। हमास के लड़ने का तरीका अलग है, हिजबुल्लाह के लड़ने का तरीका अलग है। हमास को नुकसान नहीं पहुंचा पाया इसराइल, जबकि वही सारी चीज़ें उसके पास मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ किया और हिजबुल्लाह के लोगों की कत्ल किए हैं, लीडरशिप को मार दिया। हमास के सारे टॉप लीडर्स फ़लस्तीन में रह कर के, टनल्स में रह कर के जंगें लड़ रहे हैं। उनका जो आदान प्रदान है सूचनाओं का, वो मुख्तलिफ है, मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन है, बड़े गोपनीय ढंग से। ईरान की नाकामी की वजह से या ईरान के यहाँ जो उनकी अपनी हुकूमत है, वो देख रहे होंगे तो हमको चीज़ों को दुरुस्त कर रहे होंगे। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली ख़ामेनी को किसी बहुत ही महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा थ्रेट है। हिजबुल्लाह को नुकसान नहीं है, जैसा हम बता रहे हैं। हिजबुल्लाह के पास तो लीडरशिप मौजूद है, उनके पास रॉकेट, मिसाइल्स, आर्टिलरी, गन, जो भी एमुनेशन चाहिए होता है वो सब मौजूद है, लड़ने वाले मौजूद हैं। एक कमांडर मर जाएगा, दूसरा बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, मरेगा, तीसरा बन जाएगा। लीडरशिप की क्राइसिस नहीं है वहाँ। चेक एंड बैलेंस रखना था ईरान को। ईरान के लेवल पर गड़बड़ हुई है। अमेरिका, इसराइल और यूरोप का टारगेट ईरान है। ईरान को ही उन्हें ख़त्म करना है, वो कुछ उछल के रख देना चाहते हैं। उसमें बहुत सारी फोर्सेस शामिल हैं, दाइश, ISIS। दाइश को किसने खड़ा किया था, सोचें ज़रा कभी।
और उसका नेटवर्क कहाँ से चलता था, कौन लोग चलाते थे। वो सब शामिल हैं ईरान को बर्बाद करने के लिए इस कार्यक्रम में। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला ना किया होता तब भी, उस सूरत में भी अगले कुछ दिनों के अंदर इसराइल गाजा पे कब्जा करता, फिर भी जंग होती। ये जो टकराव हैं वो जारी रहेंगे। बड़े खतरनाक टकराव हैं ये, मजहबी, पावर के, बिजनेस के, सुपरमेसी के। निशाने पर ईरान है। नसरुल्लाह के मौत के बाद हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। अब इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो संघर्ष है उसमें आगे क्या होगा, थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं। हिजबुल्लाह क्या करेगा? अब सबसे पहला सवाल यही है, हिजबुल्लाह क्या करेगा? तो इसराइल के साथ जो उसके हालिया टकराव हुए हैं उसके बाद हिजबुल्लाह एक बड़े नुकसान से जूझ रहा है, जो नसरुल्लाह का कत्ल हुआ है और 1 दर्जन से ज़्यादा उसके बड़े कमांडर, उनकी हत्या हुई है। उनका जो कमांड कंट्रोल का सेंटर था वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है। पेजर, वॉकी टॉकी अटैक हुए तो उनका जो तंत्र था सूचना का, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। ये बता दें कि हिजबुल्लाह पॉलिटिकल पार्टी भी है लेबनान में, वह एक आर्म फोर्स भी है। हिजबुल्लाह कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पुलिसिंग भी करता है हिजबुल्लाह के लोग, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देते हैं। अस्पताल वगैरह में डॉक्टर्स, नर्स, ये सब हिजबुल्लाह के लोग होते हैं वो। तो पुलिसिंग भी करता है। और जो सरकारी महकमे के जो काम है उसमें भी हिजबुल्लाह के लोग होते हैं। पेजर का इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर्स वगैरह करते थे, पुलिसिंग के लिए किया जाता था, निगरानी रखने के लिए, मैसेजिंग के लिए। इसलिए हिजबुल्लाह के जो लड़ाके थे उनको कम नुकसान हुआ पेजर अटैक में। तो कैजुअलिटीज हुई उसमें ज़्यादातर अस्पताल के डॉक्टर्स और पुलिस के लोग या आम लोग शामिल थे, हिजबुल्लाह के लोग नहीं थे उसमें। लेकिन वो बहुत धमाके हुए थे, 3000 से ज़्यादा, 3,500-4 हज़ार एक दो दिन के अंदर 4,500-5 हज़ार धमाके अगर किसी मुल्क में होते हैं, अंदाज़ा लगाएं आप क्या सूरत हाल हो गई होगी। तो नुकसान हुआ पेजर धमाकों से भी। हसन नसरुल्लाह की मौत के बड़े अहम नतीजे होंगे। हिजबुल्लाह के अंदर अस्थिरता भी पैदा हो सकती है, संगठन के अंदर। टूट फूट जिसको कहते हैं। जो लेबनान में पुराने एक्टिविस्ट थे जो हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ हैं, सीरिया में भी हैं बड़ी तादाद में, जो हसन नसरुल्लाह को और हिजबुल्लाह को बहुत बुरा मानते हैं। वो इसराइल के लिए काम कर रहे हैं।
पॉलिटिकली और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हिजबुल्लाह को यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन कोई ये मान ले कि वो एकदम से हिजबुल्लाह इसराइल के हमलों के बाद हार मान लेगा, तो वो मुमकिन नहीं है। नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी बहुत बड़ी। ईरान नहीं करेगा, ईरान नहीं करेगा। ईरान का हमने पूरा सीन बताया आपको। ईरान अभी अपने अंदर ही चेक करने में लगा हुआ है, कन्फ्यूज़न की सिचुएशन में है वो। अपने सबसे बड़े लीडर, सुप्रीम लीडर को महफूज जगह पर भेजा गया है बचने की, छिपाने के लिए। तो वहाँ कन्फ्यूज़न बहुत है पॉलिटिकल लीडरशिप और IRGC में। कासिम सुलेमानी और ये थे तब सब चीज़ें ठीक थी, और सब ईरान एकजुट था बड़ा तगड़ा। हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा हमला होगा इसराइल के ऊपर नसरुल्लाह की मौत के जवाब में। हिजबुल्लाह के पास मटेरियल है लंबा लड़ाई लड़ने के लिए। उसकी मेन स्ट्रेंथ है ज़मीनी लड़ाई। इसराइल ज़मीनी लड़ाई के लिए लगभग तैयार है। आज जो जानकारियाँ खबरें हैं, इसराइल ने कुछ लेबनान के कुछ हिस्सों में दाखिल होने की कोशिश की है। ग्राउंड ऑपरेशन इसराइल शुरू करने जा रहा है। जब आमने सामने का मुचेटा होगा, उसमें जो गोरिल्ला जंग का तजुर्बा है वो हिजबुल्लाह को बहुत ज़्यादा है, उसको एडवांटेज है यहाँ पर। लेबनान और हिजबुल्लाह के पास एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह नहीं है, हैं छोटे हैं, बहुत कम रेंज के। इसराइल के बड़े हमलों को नहीं रोक सकते किसी भी सूरत में, लेकिन इसराइल को लंबी लड़ाई में थका देंगे ये। इसराइल के अंदर इन्वेस्टमेंट पूरी तरह रुक गई है, सारा कारोबार ठप पड़ा हुआ है वहाँ। लाखों लोग इधर से उधर भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। ये रोज़ाना की स्थिति है। ऐसा नहीं है इसराइल में सब कुछ अच्छा हो रहा है। इसराइल को पता है हम कहाँ पहुँच चुके हैं। एक दिन यही लड़ाई थोड़ी सी और खिंचेगी, अगर 7, 8, 10 महीने, तो इसराइल भी लेबनान बन जाएगा। जैसी सूरत हाल इकोनॉमी की लेबनान की है, लीबिया की है, सूडान की है, वैसे ही इसराइल की भी हो जाएगी। फिर ये अभी भी मांगना पड़ता है उनको। अमेरिका की मदद पे जिंदा है, यूरोप की मदद पे जिंदा है। टोटल इन्वेस्टमेंट इसराइल में रुकी हुई है। 6 लाख वॉलंटियर्स फौज में भर्ती किए हुए हैं इसराइल ने। वो लोग जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम किया करते थे, प्रोडक्शन जो करते थे, प्रोडक्शन यूनिट्स बंद पड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग बंद पड़ी हुई है। लेकिन उसे जंग लड़ना है। ताबूत सकीना तलाश करके आप देखें हैवानियत। अमेरिकी विदेश मंत्री जब इसराइल आता है पहली बार, एंटनी ब्लिंकन, वो कहता है आई केम हेयर एज ए जीव, मैं यहाँ एक यहूदी की हैसियत से आया हूँ, आई एम ए जीव। ये धार्मिक जंगें हैं खूंखार लोगों की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वो बोलता है हमें जीव। 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है
जॉर्ज बुश का पहला बयान आता है टेलीविजन पर, दिस इज वॉर अगेंस्ट क्राइस्ट। सद्दाम हुसैन को फांसी दी जाती है बकरीद के दिन फजर की नमाज के वक्त। आप समझें ये सारी चीज़ें क्यों हैं। हमास की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से कार्रवाई होगी, बड़ी होगी। हिजबुल्लाह को अपना वजूद खतरे में है, उसको ईरान अलग परेशान है। हिजबुल्लाह इसराइल को हरा चुका है 2 बार, उसके बाद तजुर्बा है। बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है उसके पास मिसाइल्स का, रॉकेट्स का, और एकदम सटीक निशाना लगाने वाली लंबी दूरी की मिसाइल्स भी है उसके पास। तेल अवीव तक और जो दूसरे शहर हैं वहाँ तक पहुँच सकती हैं। तो वो कोई एक माकूल जवाब देगा इसराइल को। हमास खामोश है इस वक्त, अंडरग्राउंड है। बस टेक्निक उनकी यही है, खामोश रहिए। हमास ने जितने सलीके के साथ, डिसिप्लिन के साथ ये जंग लड़ी है, हिजबुल्लाह वैसा नहीं कर सका। जब हम देखते हैं और इसको एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है बड़ी गलतियाँ की हसन नसरुल्लाह ने, कई सारी गलतियाँ की, बड़ी नहीं कहेंगे तो कई सारी गलती हुई। आपको मालूम है कि आप दुनिया की सबसे बड़ी कुख्यात जो ताकतें हैं उनके निशाने पर हैं। आपकी अवेलेबिलिटी ऐसे कैसे हो गई जो इतनी आसानी के साथ आप तक रीच हो गई। अब तो जो होना था वो हो चुका। इसराइल लेबनान के जो बुनियादी ढांचा है उसको तबाह कर रहा है। उसकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हिजबुल्लाह के हम जो ठिकाने हैं उनको तबाह कर दें और टेरराइज कर दें, इनके लोगों को फूट डाल दें लेबनान के अंदर, तो आम लोग हिजबुल्लाह के ही लोगों को पीटने लगें। कोशिशें इस तरह की हो रही हैं। अब ईरान क्या करेगा, इस पर ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बहुत बड़ी चोट पहुंची है ईरान को हसन नसरुल्लाह की मौत से। 5 दिन का राष्ट्रीय शोक ऐलान किया है ईरान ने, 5 दिन के लिए, और इमरजेंसी जैसी सावधानियां बरती जा रही हैं। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी, उनको कहीं हिडन प्लेस पर ले जा करके छिपा दिया गया है ताकि उन पर अगर हमला हो तो उन्हें बचाया जा सके। इस्माइल हनिया की हत्या हो चुकी है तेहरान में, और ईरान को लेकर के नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का कोई जगह ऐसी नहीं है जो हमारी रीच से बाहर हो। ईरान का हर शहर, हर जगह, हर ठिकाना हमारे अप्रोच में है, हमारी रीच में है। इस्माइल हनिया का कत्ल हुआ था तो उन्होंने अपने लीडर को छिपा दिया। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में जो उसके अपने मित्र देश हैं, दोस्त मुल्क,
उनके पास हथियारों से लैस बड़े संगठन हैं सीरिया में, इराक में, यमन में। इनकी जो एक्सेस है, जो ईरान के संगठन है, वो उनकी इसराइल तक है। हूतीस के पास सीरिया में और इराक में कई संगठन हैं। ईरान इनके जरिए अमेरिकी ठिकानों पर, इसराइल के ठिकानों पर हमले कर सकता है, रेड सी वगैरह में इनसे करवाएगा। इन हमलों की तादाद बढ़ जाएगी और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ वक्त में 3, 4, 5 दिन के अंदर, बहुत जल्द, क्योंकि ये जो जंग लड़ी जा रही है ये बड़ी टेक्निकल जंग है। बहुत इसमें तरकीबें इस्तेमाल हुई हैं। हाँ, ना, समझौता नहीं होगा, हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। तो टाइम गेन करना था इसराइल को। ताकि वो कुछ हासिल कर सके, इसराइल के लोगों के सामने जा कर के अपनी आवाम को ये कह सके कि देखें, हमने कुछ अचीव किया है, खाली हाथ नहीं है, हम पिटे ही नहीं है, सिर्फ हमने कुछ हासिल भी किया है, हमने भी मारा है। कि अगर हमें मारा किसी ने तो हमने भी मारा है उसको। तो वो अपने आप को एक विजेता दिखाना चाहता है नेतन्याहू, इसलिए उसने जंग को खींचा, आगे को बढ़ाता रहा। अब वो अपने आप को विजेता घोषित कर सकता है कि देखें, लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, पूरी लीडरशिप उसकी हमने निपटा दी, हमास को भी अपने जंग में हरा दिया, पूरा गाजा, खान यूनुस, रफा, वेस्ट बैंक सब तबाह बर्बाद, सारी इमारतें ढा दी हमने। अब वो सीज फायर के लिए एग्री हो सकता है हमास के साथ, लेबनान के साथ भी हो सकता है, हिजबुल्लाह के साथ, लेबनान के नहीं, हिजबुल्लाह के साथ भी, क्योंकि हिजबुल्लाह की उन्होंने कहा हुआ था कि अगर हमास के साथ एग्रीमेंट हो जाता है, पीस एग्रीमेंट हो जाता है, तो हम हमले बंद कर देंगे इसराइल पर। उनकी अपनी पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है, वो फ़लस्तीन के कॉज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह के लोग, या हूती या जो भी हैं। तो 2-4 दिन में आप देखेंगे अमेरिका और यूरोप के दखल से हमास के साथ, फ़लस्तीन के जो संगठन है उनके साथ कोई एग्रीमेंट का ऐलान हो जाएगा युद्धबंदी के लिए, चाहे वो 25 दिन के लिए हो या 2 महीने के, 3 महीने के, टेम्परेरी क्या करके हो, लेकिन होगा। उससे क्या होगा कि इसराइल पर फौरी तौर पर बाहर से होने वाले हमले रुक जाएंगे, लेबनान से, यमन से, इराक से, सीरिया से, और ये अपनी तैयारी कर लेगा फिर और अपने आप को दुरुस्त कर लेगा। हथियार वगैरह उसको ज़रूरत है। आयरन डोम के मिसाइल्स बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, अमेरिका से वो भी मंगवाने हैं। तमाम चीज़ें हैं, अमेरिका के इलेक्शन चल रहे हैं, ईरान को ही बस बचना होगा कि वो किसी तरह से भी जंग के ट्रैप में न फंसे। वैसे चाइना और रूस इस वक्त में सीधे कॉन्टैक्ट में होंगे ईरान के साथ, एक एक बात को समझा रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन ईरान को जंग से बचना होगा हर हाल में, तभी फ़लस्तीन बचेगा, वरना सारी चीज़ें तो फिर ख़त्म होंगी। एक बार अगर ईरान को जंग में इन्होंने खींच लिया किसी तरह से, तो फिर बहुत बहुत बुरा होगा सब।
करबला, हाँ बड़ा खून बहेगा दुनिया में। ईरान को बचना होगा जंग से। दुआ करें आप भी। शुक्रिया आप सभी का।